बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है। सेकेंड ईयर की क्लास है, चैप्टर 10 कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 31 है। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम 10.1 का, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था और बी पार्ट कर रहे थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक आपको कामयाबी का राज बता दूं कि कामयाबी कैसे मिलती है। आज के दौर में अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, हमारे हर काम में बरकत पड़ जाए, हमारा हर काम सही हो जाए, हम घर से निकलें किसी भी काम के लिए और वो काम बग़ैर किसी टेंशन, बग़ैर किसी परेशानी के बिल्कुल सही हो जाए, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। फिर हम पढ़ने के लिए आए, हमें लेक्चर्स लिए, हमें सारे लेक्चर्स समझ आ जाएं। हम इम्तिहान के लिए निकलें, सुबह इम्तिहान दे के आएँ और बहुत बहुत और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं। हम जॉब के लिए निकलें, जिस दिन जॉब तलाश करने के लिए निकले उसी दिन जॉब मिल जाए। फिर हम मेहनत करके पूरा महीना कमाएं और कमाने के बाद जो रिस्क, जो हमारे सैलरी मिले और उस सैलरी में इतनी बरकत हो कि हम बता नहीं सकें किसी को कि कितनी बरकत है। ये सारी चीज़ें मालूम, ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 काम कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ 3 काम, और वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। 1 पेज रोज़ाना अल्लाह के कलाम यानी कुरान पाक का सिर्फ़ 1 सफ़ा पढ़ लें। 1 सफ़ा रोज़ाना पढ़ लें, बस पहला काम। मैक्सिमम आपके 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अल्लाह पाक ने आपको 24 घंटे अता किए, उन 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट का एक अमल आप रोज़ाना 1 सफ़ा कुरान पाक का पढ़ लें। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस पढ़ लें। कोई भी अहदीस की किताब अपने पास रखें जो सबसे आसान लगे आपको। उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ लिखा हुआ है फ़लाँ फ़लाँ सहाबी से ये रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, ऐसा फरमाया, सिर्फ़ एक अहदीस उसका तर्जमा पढ़ लें। ये दूसरा काम। और तीसरा काम जो सबसे अहम काम है, मोहब्बत रसूल, कामयाबी की कुंजी, कामयाबी की चाबी, मोहब्बत रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद भेजें। ये 3 काम जो शख्स कर लेगा सुबह उठते साथ या दिन में, वैसे तो सुबह उठते साथ ही ये तीनों काम किए जा सकते हैं। 1 पेज 5 मिनट लगेंगे आपको कुरान पाक का 1 पेज पढ़ने पर। एक अहदीस पढ़ने पर भी हम 5 मिनट लगा लेते हैं, ये 10 मिनट हो गए। और 10 मिनट आपके दुरूद पाक पढ़ने पे। दुरूद पढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में आएगी और वो कामयाबी की चाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं और उससे भी छोटा दुरूद जो हम
आपके नाम आने पर पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेंगे तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक के फजीलत है, दरूद पाक ही है। और ये आप, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट में 100 मरतबा या 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, तो ये 20 मिनट आप अपने रब को इस अंदाज से दे दें, आपका दुनिया में किसी भी दिन कोई भी काम रुकेगा नहीं, परेशानी नहीं आएगी, टेंशन नहीं होगी। और अगर आप इन कामों के बग़ैर निकलेंगे तो वो फिर आज के हालात आपके सामने हैं। ये आज आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि ये 3 काम का, इन 3 कामों को मामूल बनाएं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हिम्मत करने की देर है। जिस दिन आपने हिम्मत की उस दिन से ये काम शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये काम जब शुरू होंगे तो आपकी कामयाबी आपके पास होगी, मोहब्बत रसूल आपके दिल में होगी, आपको दुनिया में कोई भी कामयाबी, कोई भी रुकावट आपकी कामयाबी के आगे नहीं आएगी इंशाअल्लाह। बस ये मेरी नसीहत है कि आप रोज़ाना सुबह उठकर एक पेज कुरान पाक का पढ़ें, एक अहदीस पढ़ लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। वो आप किसी भी वक्त भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं सुबह ही। आप बाइक पे आ रहे हैं, आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आप चल रहे हैं, आप खामोशी से बैठे हुए हैं, आप फजूल बातें करने से बेहतर है कि आप दुरूद पढ़ लें। उसका आपको इतना बड़ा अजर मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 टेक्स्ट बुक है और सेकेंड ईयर की क्लास है। और 10.1 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया था। अगर गौर से देखें इसमें लिखा क्या हुआ है, वेरीफाई साबित करके दिखाओ ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व z इज इक्वल टू -1.27 और z इज इक्वल टू -1.25। आर इक्वल, नॉर्मल कर्व आर इक्वल, वो मेरा ख्याल है मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसके बाद लिखना था आर इक्वल। मतलब ये हुआ कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व 1.27 पे मालूम करें या -1.27 पे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा या नहीं आएगा। उसने कहा इस बात को वेरीफाई करें, पहला काम। दूसरा काम है फाइंड द ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0 और 0 पर z की वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर -z²/2। अच्छा जी, z की लिमिट क्या थी वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, -∞ टू +∞। अच्छा, ये जो z है ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के बराबर होता है। z इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इसमें पहले एक मरतबा तो हम ये करेंगे कि लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1.27 इन अबव इक्वेशन। और क्या लिखेंगे दूसरी तरफ, पुट z इज इक्वल टू -1.27 इन अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें z की वैल्यू पुट कर दे, 1.27 और -1.27 दोनों, और दोनों से आंसर चेक करेंगे क्या दोनों से आंसर इक्वल आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये z लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं फाई ऑफ z। ओहो, फाई ऑफ z की वैल्यू 1.27 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर माइनस z की जगह पे क्या लिखूंगा मैं,
1.27 का स्क्वायर ओवर 2। आपको याद होगा 1/2 पाई अंडर रूट, कैलकुलेटर पे पहले लिखे 2 पाई अंडर रूट करें और जो जवाब आए उसको 1 ओवर कर लें। ये पहले 2 पाई अंडर रूट, उसका क्या जवाब आया था आपको लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो 2.5066, और यहाँ पे e की पावर में इसका स्क्वायर ले लें, 1.27 का स्क्वायर 1.6129 ओवर 2। अब इसको डिवाइड कर दें, 1/2.5 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आया 0.3989। इसी तरह e की पावर में आपके पास जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो क्या जवाब आया, इसको 2 पे डिवाइड करने से -0.80645। अब ये आपको याद है एक्सपोनेंशियल कैसे लेते थे, शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉग। पहले आपने शिफ्ट का बटन क्लिक करना है और फिर नेचुरल लॉग का। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे ऐसे ई लिखा होगा और यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स में लिखेंगे -0.80645, तो फिर आपके पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा और वो जवाब क्या है 0.44644। और यहाँ पर जब आपने इसको 1 ओवर किया था तो वो जवाब 0.3989 आ गया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ जाएगा 0.7181। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे z की क्या वैल्यू पुट करनी है, -1.27। जनाब क्या करें, फाई ऑफ -1.27 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट। अब क्या करूं मैं, ए लिखूं माइनस, और यहाँ पे z की जगह पर क्या लिखूंगा, -1.27 का स्क्वायर ओवर 2। अब इज इक्वल टू 1 ओवर, जब 2 पाई अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 2.5066, और यहाँ पर e की पावर माइनस, नीचे तो 2 है, -1.27 का स्क्वायर लें या +1.27 का स्क्वायर लें तो वो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस तो वैसे ही प्लस रहता है, लिहाजा 1.6 यहाँ पे 1.6129। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 ओवर जब इसको डिवाइड करेंगे इसका रेसिप्रोकल तो वो 0.3989 आ गया, और e की पावर माइनस, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 0.80645 आ गया। अब यहाँ पे 0.3989 लिखेंगे, e की पावर, अब कैलकुलेटर पे शिफ्ट नेचुरल लॉग का बटन क्लिक करने से आपके पास e लिखा हुआ आएगा, ऊपर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में -0.80645 लिखने से आपके पास जवाब आ जाएगा 0.44644। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7181 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि 1.27 पुट करके आंसर आया 0.7181, और इसी तरीके से -1.27 पुट करने से भी आंसर आया 0.7181। लिहाजा हमने ये बात वेरीफाई कर दी कि वेरीफाइड डेट क्या चीज़, फाई ऑफ 1.27 या फिर फाई ऑफ -1.27, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। इसका आंसर क्या आया 0.7181 और इसका आंसर 0.7181, और दोनों आंसर इक्वल आ गए। कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद वो पूछता है फाइंड द ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0। अब आपने ऑर्डिनेट z इज इक्वल टू 0 करना है, तो वो कैसे करेंगे और उसका क्या जवाब आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0। उसके लिए भी आपको इसी की ज़रूरत है। ऑर्डिनेट जब भी मालूम करेंगे तो आपको इस फार्मूले की ज़रूरत होगी, इसकी लिमिट की, ये आपने साथ लिखना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, पुट z इज इक्वल टू 0। जब आपने z की वैल्यू 0 लिखी
तो यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर लिया 0, 0 को 2 पे डिवाइड करके माइनस के साथ लिख लें 0। जब 0 ले लिया तो e की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 होता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3989 आ गया ये आंसर 0 के साथ। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों सवाल बहुत आसान हैं, लेकिन इसके लिए आपको थ्योरम 10.3 याद होना चाहिए। उसके 3 पॉइंट्स थे, अगर वो तीनों पॉइंट्स आपको याद हैं तो ये 3 का ए और बी दोनों पार्ट हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का ए भी हो जाएगा। 3 का ए, बी और 4 का ए, ये तीनों सवाल आपके थ्योरम नंबर 10.3, अगर मैं आपको बता सकूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखे भी थे, पेज नंबर 5 10.3 थ्योरम और उसके 3 पॉइंट्स हैं। अगर वो 3 पॉइंट्स याद हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट किसी भी हेल्प के आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। लेकिन मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, आप कोशिश करते हैं कि हम डिपेंडेंट ही रहें। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा कि आप कभी इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद पढ़ें, खुद कोशिश करें। थ्योरम नंबर 10.3 जनाब, इसका पहला पॉइंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। ये एक्स नहीं था, सॉरी, क्या था? अब याद है? पता तो चले कि आप इंडिपेंडेंट हैं, यानी क्या था यहाँ पे? अच्छा, देख के बता रहे हैं, जेड। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और तीसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन b। ये 3 पॉइंट्स जो हम 10.2 के हर क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे। z इज लेस देन इक्वल टू a, इट्स इक्वल टू phi ऑफ a। ग्रेटर देन इक्वल टू a, 1 माइनस phi ऑफ a। बिटवीन a एंड b, जनाब ये किसके बराबर था? phi ऑफ b माइनस phi ऑफ a। ये 3 पॉइंट्स याद कर लें तो आपके ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट है। सवाल आपने लिख लिया, इफ़ द रैंडम वेरिएबल z हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है नंबर 1, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.46, z इज लेस देन 1.46, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको मालूम है सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे हमारे पास सवाल क्या है, लेस देन 1.46। याद होगा एक्सरसाइज 10.2 में मैं कहा करता था, जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो यानी कि z हो तो हम थ्योरम से हेल्प लेते हैं। थ्योरम यहाँ पर क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, एक ही बात है। हम लेस देन a है तो हम लेस देन a ही लिखते हैं। तो लेस देन a में क्या होता है? phi ऑफ a। ये लिहाजा हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.46 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? phi ऑफ a। z इज लेस देन के आगे जो वैल्यू होती है वो a होती है। यहाँ पे आगे हमारे पास है 1.46। ठीक होगी बात? यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इससे आगे क्या करेंगे? किसी भी ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू हो और शुरू में phi लिखा हो, phi, तो हम पेज नंबर 293 पे
हम अपने टेबल में जाएंगे। हमारे पास टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में लास्ट पे 289 से टेबल शुरू होते हैं। टेबल नंबर 7 शुरू है पहले, फिर टेबल नंबर 8 है। टेबल नंबर 7 के बाद 8 तो नहीं है, चले हमारे पास 292 पेज है। 292 पेज पे टेबल नंबर 9 है। हमने इस चैप्टर में टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 ये 2 टेबल यूज़ करने हैं, बस ये याद रखें। टेबल नंबर 9 हम कब यूज़ करेंगे? जब 5 लिखा होगा, जैसे ये आपके सामने 5 लिखा हुआ है, तब हम टेबल नंबर 9 यूज़ करेंगे। और टेबल 10 कब यूज़ करेंगे? जब इस पे इन्वर्स आ जाएगा। अभी हमारे पास 5 है, हम टेबल नंबर 9 यूज़ करते हैं। टेबल नंबर 9 पेज नंबर 292 पर है। वहाँ पे देखेंगे 1.46 Z, क्योंकि यहाँ पे Z है ना, तो Z का टेबल है। Z के कॉलम में देखें 1.4। अगर आप पेज नंबर 292 पे देखते हैं Z की वैल्यू को ऐसे फर्स्ट कॉलम में, तो यह सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। ये दूसरे पेज पे भी नेगेटिव है यहाँ तक, फिर आगे पॉजिटिव शुरू होती हैं 0, फिर यहाँ पे 1 है, 1.1, 1.2 और ये 1.3 और ये 1.4। 1.4 को किस में देखना है? 6 में। ये आपके पास 1.4 है, इसकी वैल्यू ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये वैल्यू आप टेबल में देख चुके होंगे अब तक। वैल्यू है 0.92785, 0.92785 और यही आपका आंसर है। मुश्किल है ना? क्या आसान? बहुत आसान है। जैसा कि मैं आपको कहा करता हूँ कि इसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम कैसे बनेगी? हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -∞ टू +∞, ये जो है हमारे पास x एक्सिस है। इसके पैरेलल हमारे पास एक z एक्सिस होती है जिसका मीन हमेशा 0 होता है। लिमिट उसकी भी -∞ टू +∞ है और इसको कहते हैं z एक्सिस। z इज लेस देन, z की वैल्यू है लेस देन किसके? 1.46। ये 0 है, इसके उधर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, इसके इधर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे भी 1.46 और ये 1.46 की लाइन लग गई। और लेस देन के साइन की वजह से आपके पास ये वाला एरिया शेड हो गया कि आपने ये एरिया फाइंड करना है। ये मुकम्मल कंप्लीट क्वेश्चन समझा दिया है इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और ये सॉल्व है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है z इज ग्रेटर देन 2.58। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2.58 है जी, 2.58। जब ये ग्रेटर देन 2.58 है तो यहां पर हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास z एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, -∞ टू +∞, इसका मीन 0, इसका मीन म्यू। 2.58 यहाँ पर मौजूद है, 2.58, 0 से आगे कहीं पे भी लगा दें। इसके पैरेलल यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन की वजह से हम इससे आगे वाला एरिया शेड करेंगे कि ये एरिया हमने मालूम करना है। अब इस एरिया को कैसे मालूम करेंगे? हम लिखते हैं सोल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.58 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
जब प्रोबेबिलिटी में z का स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम थ्योरम से पूछेंगे कि अगर यहाँ z हो और यहाँ पे ग्रेटर देन हो, आगे कुछ भी लिखा हो, तो 1 माइनस फाई ऑफ a होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, z इज ग्रेटर देन 2.58 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 2.58। 1 माइनस ये क्योंकि फाई है। पेज नंबर 292 पर टेबल नंबर 9, वहाँ पहुँचे जल्दी से। पहले पेज पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव, दूसरे पेज पे नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, लेकिन 2.58 तीसरे पेज पे मिलेगी इंशाल्लाह। 2.58 देखें ज़रा जल्दी से, 2.5 को 8th कॉलम में 2.5 Z में देखेंगे, ऐसे Z लिखा हुआ है, वैल्यूज़ 2.5 यहाँ से देखेंगे, इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 8 और इधर से 2.5, इधर से क्या है 2.5, इधर से देखेंगे 8 यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है जल्दी से लिख लें, वही जवाब नहीं, वो जवाब नहीं है, वो यहाँ लिखेंगे और फिर 1 में से उसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या जवाब आया है? टेबल में वैल्यू देखी आप लोगों ने, 0.99506, 0.99506। क्या यही जवाब है यहाँ पर, इस जगह पर? क्या जवाब 0.99506। अब इसको 1 में से माइनस कर दें, 0.00494, हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.00494 और ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटीज, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -1.48। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट की तरफ। जी, थर्ड पार्ट है z इज लेस देन -1.48 और इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो आप इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बन गई, -∞ टू +∞, z दरमियान में 0, -∞ टू +∞, x एक्सिस z एक्सिस, ये इसका मीन है। अच्छा जी, माइनस कहाँ पर होगा? ये 0 है, 0 से पहले माइनस है, -1.48 यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे लगा दें, लेट सपोज यहाँ लिख देते हैं -1.48, ये z की वैल्यू है। इसके पैरेलल ये लाइन लग गई, साइन लेस देन का है तो इससे पीछे वाला एरिया हमने शेड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, हमने मालूम क्या करना है, z इज़ लेस देन -1.48 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब प्रोबेबिलिटी में z स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होता है तो थ्योरम हमें क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि जब z इज़ लेस देन a हो तो उसको आप देख लें फाई ऑफ a में, बस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन -1.48 इज इक्वल टू फाई ऑफ a। a की जगह पर हमारे पास क्या वैल्यू है? -1.48। अब पेज नंबर 292 पर टेबल नंबर 9, जब आप टेबल नंबर 9 को देखेंगे तो पहले पेज पर ऐसे, ये ऐसे, यहाँ z की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज शुरू होंगी, -1.4 इधर लिखा होगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास है -1.4। आपने -1.4 को इधर देख लिया, इसको कहाँ पे देखा? 8 में, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, आगे 9 भी है, तो 8 पर यहाँ वैल्यू देखें और वही आपका यहाँ पे जवाब होगा। ये वैल्यूज़ आपने देखनी है, जल्दी से देखें और जवाब लिख लें। जवाब -1.48।
जवाब आ जाएगा 0.06 0.06944 और ये आपका आंसर है 0.06944। यही वैल्यू है ना पेज नंबर 292 पेज नंबर और टेबल नंबर 9 पर। ये आपका तीसरा पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में उसने पूछा हुआ है z इज़ ग्रेटर देन 1.96, प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन -1.96 ये मालूम करना है। डायग्राम बना लेते हैं हम, -∞ टू +∞, यहाँ पे z एक्सिस -∞ टू +∞, ये 0 और ये म्यू, ये वैल्यू माइनस में है तो 0 से -∞, ये 0 है, ये कहीं इस पे कहीं पे भी आप लाइन लगा के लिखें z इज इक्वल टू -1.96 और यहाँ से ऐसे ग्रेटर देन में कौन सा एरिया आएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा। ये सारा शेड कर लिया हमने, ये एरिया मालूम करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमने जो मालूम करना है वो लिखेंगे z इज ग्रेटर देन 1.96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी बात। अब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में जब भी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आता है z का तो ग्रेटर देन a, थ्योरम क्या कहता है, जब ग्रेटर देन हो तो 1 - phi ऑफ a लिख दें बस। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, ये माइनस है, -1.96 इज इक्वल टू 1 - phi ऑफ -1.96। अब आप क्या करेंगे, पेज नंबर 292 पर फिर चले जाएं। पेज नंबर 292 पर आपने जाके देखना है कि -1.9 कहाँ पर है। पहले पेज पर लास्ट ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम पे देखेंगे तो -1.9 मिला और उसको 6 में देखेंगे, पहले कॉलम 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। क्या जवाब आया, 0.025। यस, 1 - 0.025। आगे 00 लिखा हुआ है, वो लिखें या ना लिखें। अब 1 में से इसे माइनस कर दें, 0.975, ये आपका आंसर है। इसके बाद लास्ट 2 पार्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन के, और वो हमें क्या कहता है, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 5, 0.56 लेस देन z लेस देन 1.99। इसका 4th के बाद 5th पार्ट है, प्रोबेबिलिटी 0.56 लेस देन z लेस देन 1.99। सही लिखा है, 0.56 है और 1.99। अब हम करते क्या हैं, डायग्राम बना लेते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, -∞ टू +∞, ये तो x एक्सिस है, z एक्सिस नीचे लिखेंगे, -∞ टू +∞, दरमियान में म्यू होता है, z एक्सिस का मीन 0 होता है। ये लफ्ज़ है 0.56, पॉजिटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.56 है। अब 0 से आगे है, यहाँ से आगे सपोज करते हैं यहाँ पर है z इज इक्वल टू 0.56 और इसको हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा है 1.9, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1.99 और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों के दरमियान जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है, ये वाला एरिया। क्लियर हो गई बात, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.56 लेस देन z लेस देन 1.99 लिखना है और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा क्वेश्चन है। थ्योरम से पूछेंगे, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम में जब बिटवीन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू b z लेस देन और बिटवीन आ गया तो हम क्या करेंगे, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.56 लेस देन z
लेस देन 1.99 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1.99, जो बाद में है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद माइनस फाई ऑफ 0.56। अब आप देखेंगे टेबल नंबर 9 पेज नंबर 292 पे 1.99 को देखें स्पीड से। 1.99 को 9th कॉलम में देखेंगे, हमारे पास 1 वेरी गुड 293 पेज का आखिरी लाइन, आखिरी रो, उसमें देखें 1.9 लिखा हुआ है ना, उसको 9 में देखेंगे, यानी कि 293 पेज का लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 0.9767, 0.9767। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.9767 माइनस, इसी तरह 0.56 को टेबल में देखें जल्दी से, तो 0.7122, 0.717226 आ गया। और इन दोनों को आपस में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर माइनस कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.26444। ये आपका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी -1.3 से, प्रोबेबिलिटी -1.3 से -1.65। इसी तरह का पार्ट है जी लास्ट, ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का लास्ट पार्ट है और वो है 1.32 -1.32 लेस देन z लेस देन 1.65 और मेरा ख्याल है ये भी माइनस में ही लिखा होगा जी। माइनस में लिखा हुआ है कि प्लस में? प्लस में लिखा हुआ है। ये हमने सॉल्व करना है। आपके पास z एक्सिस यहाँ पे 0 -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, ये सीधी लाइंस लगा लीजिएगा। पहली वैल्यू है माइनस, लिहाजा इस तरफ आएगी। z की वैल्यू आ गई -1.32 और दूसरी वैल्यू है +1, उसको 0 से आगे लिखेंगे 1.65। इन दोनों की लाइंस लगा देंगे, लिमिट्स आ जाएंगी ये, और इनके दरमियान वाला एरिया हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी -1.32 लेस देन z लेस देन 1.65 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थ्योरम हमें क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू b z इज लेस देन इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी -1.32 लेस देन z लेस देन 1.65 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1.65 माइनस फाई ऑफ -1.32। अब वापस आप टेबल पे पहुँचे, 1.6 को 5 पे देखें। 1.6 को जब आप 5 पे देखेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.95053 और इसी तरह आप -1.3 को 2 पे देखें तो वो जवाब आ गया 0.09510। अब इसे आप माइनस कर दें, अब से माइनस करेंगे तो 0.8554 आएगा, शायद 0.85543 ये आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट और उसके 6 मज़ीद पार्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में 6 सवाल हैं, वो मैंने 6 के 6 सवाल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए ताकि आपको समझ आ जाए, आपके किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके भी सॉल्यूशन में ना रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। इस दुआ से आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात सदा सलामत रहें, खुश रहें और वालिदैन का साया ता हयात कायम रहे। आमीन।